और एक अच्छी बात बताऊं क्या है, सिर्फ 25 एंट्रीज। 25 एंट्रीज में सारा का सारा चैप्टर समझ दिया तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये 25 एंट्री अच्छे से कर ली तो दिस इज माय एश्योरेंस, दिस इज माय गारंटी टू यू गाइस, इसके बाद तुम किसी भी चैप्टर की कोई भी जर्नल एंट्री कर दोगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुनियाद ऑफ अकाउंटेंसी। यानी जो हम अकाउंटेंसी करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं, उसके जो बेसिक फंडामेंटल है, यानी फाउंडेशन जो इसकी है वो इसी पे टिकी हुई है। मतलब ये फाउंडेशन है, इसके बिना तुम अकाउंटेंसी नहीं कर सकते, अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्या? जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस में तीसरे नंबर पर आता है, और अगर प्रैक्टिकली देखूं तो सबसे पहले नंबर पे आता है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल करना, यानी बुक्स में रिकॉर्ड करना। बात समझ में आ रही है? तो अब जितना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहां पर सबसे पहले नंबर पर आता है आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन कोई प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें तुम आइडेंटिफाई करो, सीधा सीधा देखते हैं कि भाई पैसे के फॉर्म में हुआ है तो हमने पैसे के फॉर्म में उसको ले लिया, यानी कि हमारे मतलब का है, पहला। दूसरा, फिर मेजर करते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 कितने रुपए का हुआ है, दूसरा ही आ जाता है। तीसरे नंबर पे शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल करना। जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है जहां पर इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किया जाता है, और रिकॉर्ड करने की इस प्रोसेस को ही जर्नलाइजिंग कहा जाता है, और चैप्टर का नाम है जर्नल, जर्नल एंट्री। अब इसमें जो जर्नल एंट्री करते हो तो हम जो यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। पीछे की वीडियोस में हमने क्या देखा था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल, नॉमिनल, पर्सनल वाले। लेकिन यहां जब तुम जर्नल करो ना तो उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, उससे आसान तरीका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसको करो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत ही सिस्टमैटिकली, सिंपल वे में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया, जो हमारी ओवरऑल अकाउंटिंग है उसके 5 टुकड़े कर दिए गए। दैट इज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू ओनली 5 पार्ट्स, सिर्फ 5 हिस्से हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा एसेट, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एक्सपेंस, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कैपिटल, चौथे नंबर पे आता है हमारा लायबिलिटी, और 5वें नंबर पे हम ले लेते हैं किसको? रेवेन्यू को। अब इन 5 को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक कैटेगरी में आते हैं नंबर 1 और 2, जो है एक्सपेंस एंड एसेट। बहुत सिंपल सा रूल है, तुमको ध्यान रखना है, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रुप में आते हैं कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। तो 2 और 3 का ग्रुप बना हुआ है, 2:3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है। जो एसेट और एक्सपेंस है, इनका रूल कहता है कि अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब तुम बस इसको याद रख लो, एसेट और एक्सपेंस के रूल को याद कर लो, बाकी के तीनों तुम्हें उसके बस उल्टे कर दें। तो रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी पे इसका उल्टा रूल अप्लाई होता है। जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। देखो यहां पर साम ये उल्टा पुल्टा है, इसका बिल्कुल उल्टा है ये। अगर तुमने इसका याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, या फिर इसको याद कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, डिपेंड करता है। तो इसमें 2 है तो इसको याद कर लो ना आराम से यार। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। ये किसका? एसेट और एक्सपेंस का। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू को क्या है? इसका उल्टा, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बस इस रूल पे काम करता है जर्नल, पूरी की पूरी इस रूल पे चलेगी, इस रूल पे तुमको चलानी है और हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा जर्नल का बेसिक रूल है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज पे डेबिट करने हैं, डिक्रीज पे क्रेडिट करने हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू को इंक्रीज पे क्रेडिट करना है, डिक्रीज पे डेबिट करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेकिन उन एग्जांपल्स को शुरू करने से पहले कुछ 1, 2, 3 स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, उनको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे, यानी जर्नल में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो सबसे पहला काम जो आपको क्या करना है वो ये है कि रीड द ट्रांजैक्शन। ठीक है, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना एक टू की वजह से, एक बाय की वजह से, इस छोटे छोटे टर्म्स की वजह से, इस छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से ना पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। तो रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली, पहला काम तुमको ये करना है।
दूसरे नंबर पे क्या करना है तुमको, ये देखना है कि अब जिस ट्रांजैक्शन को तुमने रीड किया उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी आपको देखना अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा काम आपका, और ये 4 स्टेप 5 स्टेप जितने भी बनते हैं, अगर तुमने ये ढंग से कर लिए ना, तुम्हें कोई भी जर्नल मुश्किल नहीं लग सकती, ये मेरी गारंटी है तुमको, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका नेचर क्या है, यानी नेचर ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए उनका नेचर क्या है, नेचर चेक करो, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा है, यानी आप कह सकते हो हाउ अफेक्टेड, हाउ अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब 2 चीजें, या तो वो इंक्रीज हो रही होंगी या तो वो डिक्रीज हो रही होंगी, चौथा स्टेप। और लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, 5वां स्टेप, अप्लाई द रूल, ठीक है, अप्लाई रूल। वो रूल अप्लाई कर दो। रूल कौन सा होगा, ये रहा, या तो ये वाला रूल लग रहा होगा या तो ये वाला लग रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द अकाउंट। अगर एसेट एक्सपेंस हुआ बाय नेचर तो ये रूल लगा देना आपको, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, या फिर लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में से कुछ एक हुआ तो इंक्रीज पे क्रेडिट करना है, डिक्रीज पे डेबिट करना है। ये 5 स्टेप कर लो, तुम्हें जर्नल एंट्री में ना कभी दिक्कत नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। समझ गए, बहुत सिंपल है। क्विक रिवीजन, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं वो चेक करो, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका नेचर क्या है, एसेट एक्सपेंस है, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू क्या है, और अगला इफेक्ट क्या है उनके ऊपर, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और 5वां अकॉर्डिंग टू दैट रूल अप्लाई कर दो, खत्म। इतनी है जर्नल और इतनी ही ईजी है। समझ आ रही बात। तो ये थे तुम्हारे बेसिक रूल्स जो तुमको अप्लाई करने हैं, और अब चलते हैं इनके एंट्रीज पे। पूरे चैप्टर में से छान के, काट पीट के, हर तरफ से निकाल के 25 एंट्रीज हैं। ये 25 एंट्री तुमने ढंग से समझ ली, इस चैप्टर को छोड़ो, इस बुक को छोड़ो, किसी भी बुक का, किसी भी चैप्टर की कोई भी जर्नल एंट्री तुम कर दोगे, क्योंकि आगे आके जर्नल एंट्री में ही डील करना है तुमको। तो ये बेस है, ये फंडामेंटल है। यहां से ये 25 एंट्री तुमने अगर ढंग से कर ली तो कोई भी एंट्री कर दोगे तुम, किसी भी बुक से आ जाए तुम्हारे सामने उठ के, कहीं का भी पेपर आ जाए, कोई भी बुक आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर श्योर। लेकिन उसके लिए 25 एंट्री अच्छे से समझनी पड़ेगी तुम्हें। बात समझ में आ रही है। पैटर्न में ये 5 चीजें ही काम करेंगी जो मैंने 5 ऊपर ये लिखवाई है ना, ये 1 2 3 4 5, इन 5 को ध्यान में रखना है। कोई सी भी एंट्री, कैसी भी एंट्री करके देख लोगे, हो जाएगी। मैं अभी लाइव तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, और एक और मजे की बात बताता हूं कि ट्रांजैक्शंस को किस किस तरीके से बोल सकते हैं वो भी लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। ये भी नहीं रहेगा कि सर ये तो हमने कुछ और पढ़ा था, ये तो कुछ और बोल रहा है क्वेश्चन में। जो जो तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है ना, वो देखो इस एक एंट्री के, इस ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन में 3 तरीके लिखे हैं मैंने, 3 तरीके से बताया हुआ है। तो ये 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे, प्रिया कमेंस बिजनेस विद 50,000। या फिर ऐसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आने का मतलब भी होता है बिजनेस में कैपिटल का ही आना है। तो अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया, अब मैं देखूंगा कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा प्रिया, है ना, एक होगा प्रिया क्योंकि प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक होगा बिजनेस में कैपिटल किस फॉर्म में आया होगा, कैश के फॉर्म में, तो एक होगा कैश अकाउंट। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे नेचर। नेचर क्या है भाई, प्रिया क्या है, मालिक है, मालिक जब पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो ये हो गया नेचर। फिर कैश क्या है, एसेट, तो ये हो गई हमारी एसेट। समझ में आ रही बात। तो कैपिटल क्या, इफेक्ट, अब तक चेक करेंगे इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल हमारी क्या हुई है, इंक्रीज, और एसेट भी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हुए। बात समझ में आ रही है। तो रूल क्या कहता है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट, और अगर एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो तुम्हें एक डेबिट मिल गया और एक तुम्हें क्रेडिट मिल गया। डेबिट भी तुम्हारे पास है, क्रेडिट भी तुम्हारे पास है। अब जर्नल एंट्री में क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट तो करना होता है। तो देखो ट्रांजैक्शन कैसे बनती है। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर, ये पैटर्न भी समझ लो कि पैटर्न में करना कैसे तुमको। सबसे पहले तुम लिखोगे जो डेबिट वाला पार्ट है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट,
क्योंकि कैश वो अकाउंट है जो बढ़ रहा है तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹50,000। 2, यहां इसके ठीक नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा नीचे नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखोगे थोड़ा सा राइटवर्ड चले जाना, यहां पर आ जाना 2। देख रहे हो कैश किस ठीक नीचे नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा राइटवर्ड करके लिखा है 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो क्रेडिट वाला अकाउंट होगा उसको क्रेडिट नहीं लिखना, उसको 2 से नॉमिनेट करना आपको, 2 क्रेडिट 2 कैपिटल, ठीक है। तो क्या होगा 50,000। इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मार्क्स कट जाते हैं। बाद में मत बोलना कि मार्क्स क्यों कट गए, ठीक है। वो होती है नरेशन। क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग के बाद बस बीइंग या फॉर लिख के ऊपर जो ट्रांजैक्शन थी ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एज इट इज टेप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भाई बताना होता है। बीइंग प्रिया, या प्रिया नहीं भी लिखो चल जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म। इतना लिखना है, यानी कि बीइंग लिखना है पहले, यानी रीजन लिखना है, बीइंग लिखना है जिसके लिए तुम कर रहे हो, और उसके बाद ट्रांजैक्शन लिख देने, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड एंट्री है, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। दोबारा से 5 स्टेप, वही 5 स्टेप। पहला स्टेप मैंने कर लिया, ट्रांजैक्शन को मैंने रीड कर लिया। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखूंगा अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वॉल्व है। क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट कराया है तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ बैंक में, क्योंकि वो पैसा मैंने कहां डाला, बैंक में, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ बैंक। दूसरा कौन सा इन्वॉल्व हुआ, क्या डलवाया बैंक में, कैश, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैश। नेचर, तीसरा स्टेप पे क्या चेक करते हैं, नेचर। दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ध्यान रखना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, नेचर चेक करेंगे। नेचर क्या है इसका, बैंक हमारे लिए क्या होती है, एसेट, ठीक है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप क्या बोलता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इफेक्ट चेक करो। तो ये क्या हो रहा है, एसेट, बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज, कैश एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज, चौथा स्टेप भी हमारा हो गया। यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल, अप्लाई द रूल। दोनों एसेट है, एसेट का रूल क्या बोलता है, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो बैंक तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तो ये होगा डेबिट, और कैश, तुमने कैश ही तो बैंक में डाला है तो कैश तुम्हारा डिक्रीज होगा, क्रेडिट। तो तुम्हारे पास डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया। ट्रांजैक्शन में इसको पुट कर दो, क्या करोगे, बैंक, पहले लिखेंगे डेबिट वाला पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। इसके नीचे नहीं लिखना है, राइट वर्ड लिखना है, टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। बात समझ में आ रही है। तो इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है हर एक ट्रांजैक्शन में। चाहे तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको थोड़ा सा शांत होकर सोचना है कि क्या क्या बोला हुआ है। ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया, फिर उसमें देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, हम वही चीज कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नरेशन लिखना भाई मत भूल जाना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि मैम ने आधे नंबर, सर ने आधे नंबर क्यों काट लिए, फिर बोलोगे कि नंबर कट गए, तो कट जाते हैं इसके नंबर। ये नहीं करनी है गलती तुमको, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश। इसको कैसे कैसे बोल सकते हैं, देखो, परचेज गुड्स फॉर 15,000। अब यहां पे किसी का नाम तो नहीं लिया, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश में मानी जाएगी। अगर नाम ले लिया जाए और कैश भी हो तो कैश में मानी जाएगी, और अगर किसी का नाम ना हो तो भी कैश में मानी जाएगी, और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है, तो वो क्रेडिट में होती है, ध्यान रखना। लेकिन अभी हम कैश की बात करें तो कैश को समझ लेते हैं। देखो, परचेज गुड्स फॉर 15,000, कैश का नाम भी नहीं है और किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम भी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन किस में मानी जाएगी, कैश में। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां तो कैश बोल ही दिया तो कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम एशले, नाम दिया है लेकिन नाम के बाद बोला है आगे फॉर कैश, तो कैश भी आ गया, तो ये भी कैश में मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली ट्रांजैक्शन हो गई, हमने इसको रीड कर लिया अच्छे से, फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है भाई, सेकंड स्टेप बोलता है अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या किया तुमने, गुड्स परचेज किए, क्या किया है, गुड्स परचेज किए। तो क्या करेंगे, अकाउंट्स में कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, एक तो हो गया परचेज, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करते हो तो वहां पे इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमेशा परचेज अकाउंट पे पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, तुमने कैसे खरीदे हैं गुड्स, कैश में खरीदे, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो, तुम्हारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दो चीजें हो गई, पहला स्टेप था हमारा, हमने कर लिया, ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने देख लिया कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या है। देखो, नेचर, परचेज हमारे लिए क्या होता है बच्चों, परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है। दूसरा, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो दो जो नेचर थे वो नेचर भी हो गए, पता चल गया हमें। तीसरा स्टेप भी हो गया हमारा। चौथा स्टेप हम चेक करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ा है, और उस एक्सपेंस के बदले मैंने पैसा दिया है तो कैश हमारी जेब से गया है। बात समझ में आ रही है।
तो अब नेचर, रूल, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ रूल, चौथा स्टेप भी हो गया हमारा, इंक्रीज डिक्रीज देख लिया हमने। पांचवा स्टेप बोलता है रूल अप्लाई करो। रूल क्या है बच्चों? रूल कहता है एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे, तो हो गया हमारा डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रही तो क्या होगी? क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट आ गए, यहां पर ट्रांजेक्शन कर दो। क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की परचेज थी? 15,000 की, तो 15,000 हमारे दोनों साइड चले जाएंगे। और जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखना मत भूल जाना, नरेशन मार्क्स कट जाएंगे। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम एशले फॉर 15,000, नरेशन लिख देने, काम खत्म। समझ में आ रही बात? नरेशन वाला पार्ट ना तुम्हें सबसे आसान लगेगा, सबसे मजा आएगा। क्यों? उसमें कुछ करना नहीं, जो क्वेश्चन दे रखा वही टेप देना है तुमको, समझ रहे हो? तो लेकिन सिर्फ वही नहीं है करने को, काफी कुछ है, सोच सोच के करना है, समझ समझ के करना है। 2 4 5 क्वेश्चन कर लो। मैं कह रहा हूँ ये 25 ट्रांजेक्शन ना सोच सोच के कर लो, समझ समझ के। तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करने में गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है तुमको, ठीक है? बाकी गलती हो तो कमेंट में बताना है तो मुझे। क्यों? क्योंकि ये सारी टाइप के एंट्रीज आ गए यहाँ पर। बस इन 25 को तुम्हें सोच, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लर्निंग टेक्स टाइम। तुम चाहोगे कि नहीं हवाबाजी कर लूं 5 मिनट में, ये नहीं भाई, नहीं 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 करना है। ये बेवकूफी है तुम्हारी। इस गलतफहमी में मत रहना कि 5 मिनट में अकाउंटेंसी का जर्नल सीखें, थंबनेल। वाओ भैया, ऐसा नहीं होता, हवाबाजी है ये। समझने आ रहे हो? अकाउंटेंसी है, लाइफ लॉन्ग काम करेगी। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा लाइफ में। अगर तुम्हारा करियर पढ़ाई ओरिएंटेड बना तो ये जर्नल तुमको आनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर पे करो या एक्सेल शीट पे करो या कहीं भी करोगे तुम, ये तुमको आनी चाहिए। इसके बिना काम नहीं बनेगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा टाइम लगा लो, क्योंकि 11th में हो तुम, 12th में हो तुम, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, बीबी एमबीए, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू विल बी डूइंग, ये चाहिए। तो तुम्हें इसको ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, लाइफ बन जाएगी। ये 25 एंट्री ध्यान से समझ समझ के कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है तुमको जर्नल में, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो अभी हमने पीछे बात की कि क्रेडिट में होता है। तो देखो क्रेडिट की लैंग्वेज कैसे आएगी? परचेज गुड्स फॉर 5,000 फ्रॉम राजा ऑन क्रेडिट। साफ साफ बोल दिया तो कोई टेंशन नहीं है। या फिर बोला होता परचेज गुड्स फ्रॉम राजा फॉर 5,000, कहीं कैश का नाम है? नहीं, राजा का नाम है। तुम अगर ये राजा तुम्हें कैश में पैसे दे देता तो इससे तुम्हारा क्या नाता रहता? कोई नाता नहीं रहता, तो हम क्यों जानेंगे इसको? लेकिन अगर सिर्फ नाम दिया है ना, नाम के साथ कैश नहीं दिया है, यानी राजा हमारे मतलब का बंदा है, और हमारे मतलब का बंदा है मतलब इससे हमको पैसा लेना है। तो ध्यान रखना, या तो सिर्फ नाम दिया हो, नाम के साथ कैश ना दिया हो तो वो क्रेडिट में होगी, या तो क्रेडिट बोला हो तो वो क्रेडिट में होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, दूसरा स्टेप हमारा अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें स्टूडेंट्स? पहले नंबर पे तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो एक हमारा बनता है परचेज अकाउंट। कौन सा? परचेज अकाउंट। दूसरा, हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो जिससे क्रेडिट में परचेज करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्या बनता है? क्रेडिटर। उसका नाम क्या है? राजा। तो दूसरा अकाउंट कौन है हमारा? राजा। अब राजा कौन है ये लिख लेना ब्रैकेट में, क्रेडिटर। कौन बन गया राजा? क्रेडिटर, ठीक है? अब नेचर क्या है? परचेज हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी तक तो समझ गए होगे तुम, एक्सपेंस, ठीक है? और राजा हमारा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी, है ना? लायबिलिटी। तो तीसरा स्टेप भी हमारा हो गया, हमने नेचर को भी आइडेंटिफाई कर लिया। चौथा स्टेप क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज। इफेक्ट क्या पड़ा है? एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई है, दोनों हमारे लिए क्या हुए? इंक्रीज हुए हैं। तो रूल क्या कहेगा? एक्सपेंस इंक्रीज होती तो भैया डेबिट कर दो बिना सोचे हुए, कर दो, ठीक है? लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्रेडिट कर दो बिना सोचे हुए, लो कर दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इतने तो ज्ञानी है हम, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे? अब हम इसकी एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे? एंट्री कैसे बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से? टू क्रेडिटर। कौन है? राजा। टू राजा या राजाज अकाउंट, जो तुम्हारी श्रद्धा हो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की? 5,000 की। कितने की? 5,000 की। और नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ऑन क्रेडिट ₹5,000। बस खत्म, ट्रांजेक्शन हो गई। कितना सिंपल है, बहुत स्मूथ चल रहा है ना? अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है परचेज रिटर्न। तुम्हें पता है ना परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं? परचेज तुम करते हो तो खर्चा होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ बच्चों?
परचेज रिटर्न हुआ कि जो तुमने परचेज किया था वो तुम्हें पसंद नहीं आया। अब मान लो कि ये टी शर्ट मैं खरीद के लाया और इसमें कोई डिफेक्ट निकल जाए तो मैं क्या करूंगा, जिसे खरीद के ला ले भाई अपनी टी शर्ट वापस ले ले, पैसे दे दे मेरे, है ना। तो मैंने पहले परचेज किया, अब मैंने रिटर्न कर दिया, तो परचेज की हुई चीज जब रिटर्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम होता है, वैसे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं बट फिर भी बता देता हूँ, ज्ञान जरूरी है हमारे लिए, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि हमारा रिटर्न आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो पहले हम सामान लाए, अब हम उसको आउटवर्ड कर रहे हैं, बाहर वापस भेज रहे हैं क्योंकि खराब निकल गया या जो भी रीजन हो सकता है, राइट। तो गुड्स कॉस्टिंग 2000 रिटर्न टू राजा। अभी राजा से परचेज किया था, गुड्स खराब निकल गया या कोई भी रीजन हो गया, हमने उसको बोला भैया आपने 2000 की गुड्स तो वापस ले जा क्योंकि इसके हमें नीड नहीं है, ये तरह खराब निकल गया, रीजन कुड बी एनी, राइट। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, पहले हमने अपने ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मुझे गलती का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखूंगा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पिछले ट्रांजैक्शन में परचेज किया, अब उसको रिटर्न कर रहा हूं, तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, एक तो हुआ परचेज रिटर्न। बात समझ में आ रही है, ठीक है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हमने किसको किया है, राजा को किया है। किसको किया है, राजा। तो दूसरा अकाउंट कौन इन्वॉल्व हुआ, राजा। कौन इन्वॉल्व हुआ, राजा। अब देखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ध्यान से सुनना आप जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। जब भी तुम परचेज करते हो तो तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ता है, और जब तुम परचेज रिटर्न करते हो तो वही एक्सपेंस घटता है। ये बात ध्यान रखना। क्या हुआ है, परचेज रिटर्न का मतलब तुम्हारा वो एक्सपेंस कम हो रहा है। यहां पर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा। बच्चों परचेज रिटर्न एक्सपेंस के नेचर में ही जाएगा, ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है, डिक्रीज इन एक्सपेंस। जब तुमने परचेज किया तो तुम्हारा खर्चा बढ़ा था, अब क्या हो रहा है, तुम्हारा वही खर्चा कम हो रहा है बिकॉज तुमने वो गुड्स वापस कर दिए। कंफ्यूज मत हो इसमें, ये कोई इनकम नहीं है तुम्हारी, समझ रहे हो मेरी बात, ये तुम्हारा डिक्रीज इन एक्सपेंस है। तो नेचर किस में जाएगा, ये एक्सपेंस के नेचर में ही जाएगा, समझ गए। लेकिन वो एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहां पर दोनों एक साथ दिखा दिए मैंने तुम्हें, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप दोनों, ठीक है। चौथा राजा। राजा अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा कौन था बच्चों, क्रेडिटर था ना। अभी पिछले ट्रांजैक्शन में देखा तुमने कौन था, क्रेडिटर था। अब जो क्रेडिटर है तुम्हारा, जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है, वो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो तीसरा और चौथा दोनों स्टेप एक साथ हो गए। हमने यहां पर ये भी देख लिया कि इनका नेचर क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। अब एक्सपेंस तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, मैं डेबिट पहले क्रेडिट बाद में लिखने की कोई सरदर्दी नहीं पाल रहा, जो है जैसे वैसे बता रहा हूं तुमको, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जबकि राजा लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, तो क्या होती है, डेबिट। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है ना। और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां पर मैंने डेबिट वाला भी लिख दिया और क्रेडिट वाला भी लिख दिया। अब इसको ट्रांजैक्शन में पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले डेबिट वाला पार्ट किसको मिला है भाई, इस बार राजा को। तो मैं क्या करूंगा, राजा डेबिट टू, किसकी वजह से, राजा किसकी वजह से डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न की वजह से ना। तो टू परचेज रिटर्न, ठीक है। कितने का सामान था, 2000 का, 2000 का, ये 2000 और ये भी 2000। नरेशन आ जाएगी तुम्हारी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजा रिटर्न ₹2000, या परचेज रिटर्न टू राजा 2000, खत्म। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा आता है, परचेज की बात आ गई तो अब सेल्स आ गया। परचेज कर लिया तुमने तो सेल्स बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि परचेज से जैसा ही है बस उसका उल्टा हो जाएगा। सेल्स का मतलब क्या होता है भैया, सामान को बेचना। किसका, किसको, सामान को बेचना। तो सेल्स सोल्ड गुड्स फॉर 25,000, या सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर 25,000, सोल्ड गुड्स टू राम्या फॉर 25,000 फॉर कैश। तो तीनों केस में कैश की बात हो रही है, कैश वाले ट्रांजेक्शन है। अब अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा तुम्हारा सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक होगा तुमने गुड्स बेचे कैश में, तो दूसरा कैश भी आएगा, तो कैश अकाउंट, समझ गए। तो सेल्स का नेचर क्या है बच्चों, सेल्स का नेचर होता है रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू। सेल्स का नेचर क्या है, रेवेन्यू। कैश का नेचर क्या है, एसेट। रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो पहला स्टेप था इसको पढ़ना, दूसरा स्टेप था अकाउंट्स को देखना, तीसरा था नेचर, और चौथा था इंक्रीज डिक्रीज। दोनों हमने, चारों हमने देख लिए। पांचवा रूल की एप्लीकेशन। रूल कैसे अप्लाई होगा, एसेट, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो नरेशन में, सॉरी रिकॉर्डिंग में, जर्नल में कौन पहले जाता है, डेबिट पहले जाता है। तो क्या हो गया एंट्री, कैश
अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट कितना था? 25,000। 25,000। नरेशन लिख दो अपनी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम्या फॉर कैश ₹25,000। खत्म। समझ में आ रहा है? इतना ही सिंपल है। अब कैश की बात हुई है तो क्रेडिट की बात कैसे ना हो, तो क्रेडिट की बात भी कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट की बात चल रही है तो कैसे होगा? सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 टू राम्या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का नाम दिया जाएगा, या फिर सोल्ड गुड्स टू राम्या फॉर 5,000, यानी क्रेडिट का नाम नहीं दिया होगा और कैश का नाम भी नहीं दिया होगा, तो और नाम दिया है राम्या का। तो जब किसी पर्सन का नाम है और उसके बाद कैश और क्रेडिट कुछ भी नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन कैश क्रेडिट में होती है। हमेशा ध्यान रखना, नाम है लेकिन कैश या क्रेडिट नहीं है तो ट्रांजेक्शन किसमें है? क्रेडिट में है। लेकिन नाम के साथ अगर कैश भी दिया हुआ है तो ट्रांजेक्शन किसमें है? कैश में है। इसमें कंफ्यूज मत होना तुम, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना, उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तुम्हारे लिए यार ये सब फुल ऑन सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन दिक्कत परेशानी हो कमेंट में लिखो, उसके लिए जो भी बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन होगा आप लोगों को दे दिया जाएगा। बेफिक्र रहो, कम्युनिकेट करते रहो, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वरना तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा जो एफर्ट है वो कहीं सही जा रहा है नहीं जा रहा है। तो कमेंट करके कम्युनिकेट करते रहो, बताते रहो, सो दैट हम और क्वालिटी को इंप्रोवाइज करते रहें अगर जरूरत है तो। और वरना नहीं, सही जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है तो कमेंट में थम्स अप कर दो या लिख दो ऑल डन, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है हमारा क्वालिटी कंटेंट तुम लोग तक सही पहुंच रहा है, ठीक है? तो अब क्या इसमें सोल्ड गुड्स टू राम्या, राम्या को क्रेडिट में बेचें तो दो अकाउंट कौन कौन इन्वॉल्व हो गए? एक हो गया अकाउंट इन्वॉल्व खुद सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा राम्या, क्योंकि हमने अब सामान किसको बेचा है? राम्या को बेचा है। सेल्स बाय नेचर, सेल्स बाय नेचर कौन है? रेवेन्यू। राम्या बाय नेचर कौन है? क्योंकि राम्या को हमने सामान बेचा है तो राम्या हमारी कौन बन गई? डेटर। क्या बन गई? डेटर। और डेटर हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों? एसेट। क्या होते हैं? एसेट। राम्या रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू था, रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज। डेटर, राम्या से पैसे लेने हैं ना तुमको, तो डेटर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी एसेट भी क्या हो रही है? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। दोनों आ गए तुम्हारे पास, डेबिट एस्पेक्ट भी आ गया और क्रेडिट एस्पेक्ट भी आ गया, तुम्हारे पास दोनों के दोनों अवेलेबल है। कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है, बहुत अच्छे। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे राम्या डेबिट, क्योंकि राम्या हमारी डेटर थी तो ऐसा डेबिट होगा हमारा, देखो यहां पर मैंने बताया हुआ तुमको, है ना? और दूसरा कौन है? सेल्स टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? कितना? 5,000 एंड 5,000। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम्या ऑन क्रेडिट 5,000। खत्म, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की बात की थी तो सेल्स रिटर्न की कैसे नहीं करेंगे, उसकी बात भी करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 रिटर्न बाय राम्या। राम्या जिसको हमने अपने गुड्स बेचे थे उसने हमारे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए हमें। तो अभी मैंने तुम्हें परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बताया था तो इसका भी बताऊंगा। इसका नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न का होता है रिटर्न इनवर्ड। उसका क्या था? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि वो सामान हमारा वापस बाहर जा रहा था, ये हमारा बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ रहा है तो इसलिए रिटर्न इन है। क्या है? इन है, इसलिए इनवर्ड कहलाता है, राइट? तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड में या सेल्स रिटर्न में? एक तो खुद नाम ही बता रहा है अपने आपको, सेल्स रिटर्न, ठीक है? और दूसरा कौन? हमने सामान किसको बेचा था? राम्या को। किसको? राम्या को। सामान किसने वापस किया है? राम्या ने। तो दूसरा अकाउंट किसका हुआ? राम्या का ही हुआ, राइट? समझ में आ रही बात? तो नेचर की बात करते हैं। अब सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है? जब सेल्स की थी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ा था। यही कंफ्यूजन होती है ना कि सेल्स रिटर्न कौन से नेचर का होता है। सेल्स रिटर्न भैया रेवेन्यू नेचर का ही होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू है। रेवेन्यू डिक्रीज है तो नेचर में ये रेवेन्यू ही है लेकिन डिक्रीज इन रेवेन्यू है। बात समझ में आ रही है? तो नेचर क्या है इसका? रेवेन्यू, ठीक है? और रेवेन्यू का क्या है? ये डिक्रीज है। क्या है? डिक्रीज है। राम्या हमारी कौन थी? डेटर। कौन थी? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि राम्या जब सामान वापस लौटा दे तो पैसा थोड़ा ना देगी तुम्हें। राम्या ने तुम्हें तुम्हारा 2,000 का सामान वापस दे दिया तो वो 2,000 रुपये तुमसे मांग सकते हो क्या? और किस बेसिस पे मांगोगे तुम? नहीं मांग सकते, ठीक है? तो क्या करेंगे? रेवेन्यू, एसेट हमारी डिक्रीज हुई है, रेवेन्यू हमारी डिक्रीज हुआ है। रेवेन्यू का रूल क्या कहता है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो अब देखो रेवेन्यू क्या है? डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू डिक्रीज होता है क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है?
डेबिट, और ऐसे डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट। दोनों रूल आ गए, अब रूल को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, अब पुट कर दो। क्या करोगे भाई, सेल्स रिटर्न डेबिट, सॉरी डेबिट ऐसे नहीं लिखना है, डॉक्टर बनाना है हमें, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, सेल्स रिटर्न डेबिट टू क्या है हमारा, राम्या, राइट। बात समझ में, सेल्स रिटर्न टू राम्या। कितना, 2000 का सामान उसने हमें वापस किया है, 2000 का सामान उसने हमें वापस कर दिया है। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम्या, कॉस्टिंग 2000, वैल्यू 2000, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, आई मीन अगली एंट्री पे, जो है हमारी कौन सी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो पहले ना सबसे पहले सन्ड्री समझो। सन्ड्री का मतलब होता है मिला जुला, सिंपल। मिला जुला टर्म सुना है तुमने, जिसमें किसी पर्टिकुलर एसेट को अपने मतलब एक जैसे ही है, एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो ये सन्ड्री एक्सपेंस, जो मिले जुले एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं, मिले जुले। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, अभी सारे एक ही नेचर के हैं, लगभग एक्सपेंस नेचर है इनका, और लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो ये हमारे क्या कहते हैं, सन्ड्री, मिले जुले खर्चे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, ठीक है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं, अभी सारे खर्चे सबको इंडिविजुअल नाम देने से अच्छा, मतलब अलग सबके एंट्री करने का क्या मतलब है। तो जब एक ही जैसी एंट्रीज हैं, लगभग एक ही जैसी है, सेम तरीके से ट्रीट होती है, तो इन्हीं को बोल देते हैं मिले जुले खर्चे, यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए सबकी अलग अलग एंट्री करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ही में समझा देता हूं। सैलरी होगा, वेजेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वाटर बिल होगा, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, सैलरी, कुछ भी होगा, रेंट वगैरह, ये सारे, इन सबको एक ही तरह ट्रीट करना है आपको, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। क्यों, एक्सपेंस तुम्हारा क्या है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा, इसके बदले में जेब से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, एसेट जा रही है, क्रेडिट होगा। एक ही तरह से ट्रीट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या, जैसे पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, अब इसकी जगह हो जाता पेड वेजेस टू एम्प्लॉय, इसकी जगह हो जाता पेड रेंट टू ओनर, वही आ जाता है ना, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू जो भी तुम्हारा एजेंट है, सिंपल। तो सारी वही चीजें तो हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, पहले रीड कर लिया, इन सब के लिए सेम ट्रीटमेंट है, बस ये ध्यान रखना, इसीलिए एक साथ बता रहा हूं मैं आपको ये सारी। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, जैसे यहां पर एक सैलरी अकाउंट है, राइट, सैलरी, इसकी जगह उनमें से कोई भी एक्सपेंस होता तो यहां पर वो आ जाता, खत्म। दूसरा, एक तुम्हारा कैश इन्वॉल्व है, कि तुमने किस फॉर्म में दिया है, कैश के फॉर्म में दिया है। नेचर क्या है, सैलरी तुम्हारी क्या है, एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस ही थे, ठीक है। कैश तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। इफेक्ट कैसे बढ़ रहा है, नेचर क्या, इफेक्ट कैसे बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, और ये एसेट तुम्हारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होते तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट डिक्रीज होती तो क्या होती है, क्रेडिट, खत्म। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000। बात समझ में, नरेशन आ जाएगी, बीइंग पेड सैलरी टू, जो भी एम्प्लॉय या बोला आपको, इसकी जगह जो भी खर्चा होगा उस तरह ट्रीट कर दो आप। यहाँ पे सैलरी लिया मैंने, तो क्या बोलूँगा, पेड सैलरी अकाउंट, पेड सैलरी टू वर्कर, या जो भी हमारा मैनेजर, वॉट एवर इट इज, आप उसको दे दोगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंस। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें समझना चाहिए। क्या है, देखो, प्रीपेड एक्सपेंस का कोई भी एक्सपेंस जो तुम प्री पे करते हो, वो ध्यान रखना तुम्हारे लिए एसेट होती है। क्या होती है, एसेट। रीजन बीइंग, क्योंकि जो तुमने एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया है, वो तुम्हारा अगले साल का है, यानी ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का हो सकता है, अगले टाइम पीरियड का हो सकता है। अब एक बात बताओ कि जो एक्सपेंस तुमने अभी पे कर दिया अगले साल के लिए, तो वो तो तुम्हारी एसेट बन गई ना, अगले साल वो नहीं पे करना पड़ेगा। दिस एक्सपेंस दैट यू हैव ऑलरेडी पेड बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या नेक्स्ट टाइम पीरियड, जो अभी आया भी नहीं था लेकिन तुमने टाइम से पहले पे कर दिया, तो अब तुम निश्चिंत हो ना कि वो खर्चा मुझे आने वाले टाइम में नहीं करना है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। तुम ये जो फोन चला रहे हो, आई एम 100% श्योर कि इसमें तुम्हारे प्रीपेड सिम होगी, है ना। तो तुम क्या करते हो, पहले तुम रिचार्ज करा लेते हो, अब जितने टाइम के लिए तुम उसको यूज कर रहे हो उतने टाइम तक तुम्हें वो सर्विस के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या कहलाते हैं, प्रीपेड सर्विसेज या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड तुम्हारे लिए हमेशा क्या होती है, एसेट। बस ये ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस दैट यू पे इन एडवांस दैट इज प्रीपे, दैट इज योर एसेट, ठीक है। तो अब रेंट, पेड रेंट इन एडवांस 10,000, तुमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो सबसे पहले अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो तुम्हारा, प्रीपेड रेंट,
प्रीपेड रेंट, बिल्कुल हाँ, इसका खुद का अपना कॉलम बनेगा, खुद का अपना नाम आएगा अलग से, प्रीपेड लगेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसका नेचर एसेट का है, तो ये अलग है। दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है, दूसरा कौन इन्वॉल्व हुआ? कैश अकाउंट। नेचर क्या है? प्रीपेड, अभी मैं तुमको बता दिया नेचर क्या है इसका, एसेट है, तो इसका नेचर हो गया हमारा एसेट अकाउंट। और कैश हमारे लिए क्या है? ये भी हमारे लिए एसेट है, तो ये भी हमारी एसेट हो गई। तो रूल क्या होगा? एसेट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट, इंक्रीज हो रही है। एक मिनट, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है और ये वाली एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है फिर? यहां पर बनेगी ये होगी हमारी डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और ये होगी हमारी क्रेडिट, क्योंकि एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिसके थ्रू भी तुम पेमेंट कर रहे हो, वो यहां पर लिख दोगे। कितना था अमाउंट? 10,000, और 10,000 तुम्हारा इसमें चला गया। नरेशन लिख दोगे, बीइंग पेड रेंट ₹10,000, बी पेड प्रीपेड रेंट, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया, बस सिंपल से ऐसे समझो कि स्टैंडिंग आउटस्टैंड वेटिंग फॉर यू टू गेट पेड, कि भैया पे कर दो यार हमें, यानी टाइम हो गया है, तुमको पे कर देना चाहिए था बट तुमने पे नहीं किया है, तो एक्सपेंसेस दैट यू शुड हैव पेड बट यू हैव नॉट पेड इट येट, जो आपको पे कर देना चाहिए था बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है। देखो आपका ये बाय नेचर क्या है? लायबिलिटी, यानी आपको पे कर देना चाहिए था, पे नहीं किया, तो आपके ऊपर तो उधार है ना भाई ये, तो ये आपका बाय नेचर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बात समझ में आ रही है? इसके दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे? पहला, एक तो तुम्हारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, दूसरा तुम्हारा एक खर्चा बढ़ा हुआ है। पे करना था, पे नहीं किया तो उधार हो गया, और अभी भी वो खर्चा स्टैंडिंग है ना, तो पे तो करना पड़ेगा, तो खर्चा तो है ना, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होगा, यानी ये दोनों एक ही साथ ट्रीट होंगे एक ही जर्नल एंट्री में। क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस बीइंग 1,000, 1,000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो दो इफेक्ट है। क्या? एक तो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है और एक तुम्हारे ऊपर खर्चा है। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा वेजेस का, और एक होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का, ध्यान रखना, एक होगा वेजेस का और एक होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का। वेजेस बाय नेचर क्या है? हमारे एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज वी हैव टू पे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, और ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। समझ गए? तो अब क्या हो गया एंट्री फिर इसकी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने थे ये? 1,000, ठीक है, 1,000 तुम्हारे यहां चले गए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? ड्राइंग ये बचपन वाली ड्राइंग नहीं है तुम्हारी कि तुमने झोपड़ी बना दी, नदी बना दी, पेड़ बना दिए, वो ड्राइंग नहीं है। यहां पर ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस में जब मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं यहां से ये टेबल उठा के अपने घर ले जाऊं, मेहमान आने वाले हैं, तो ये ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है, लेकिन ये ड्राइंग ऑफ गुड्स कहलाएंगे। मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर अगली एंट्री इसी के बारे में, लेकिन अभी हम बात करते हैं ड्राइंग ऑफ कैश के लिए, है ना। तो ड्राइंग ऑफ कैश ऐसे है कि मान लो कि तुम अपनी दुकान में बैठो, सपोज तुम्हारी एक शॉप है, उस शॉप पे बैठे हुए हो, सामने से कोई वेंडर जाता है, तुम्हें कुछ खाना है, अपने गले में से पैसा निकाला, तुमने खरीद लिया, तो बिजनेस का पैसा था अभी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं हुआ था, तुमने अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो व्हेन मालिक ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस यूजेस कैश ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल पर्पस, जो अपने खुद के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? एक तो अकाउंट इन्वॉल्व होगा ड्राइंग्स का, और एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा किसका? कैश का, क्योंकि कैश निकाला है तुमने। बाय नेचर क्या है? देखो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का रिलेशन होता है कैपिटल के साथ। तो ड्राइंग का बेसिकली नेचर अगर मैं बोलूं तो ड्राइंग इज डिक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग इज डिक्रीज इन कैपिटल। इसको एक्सपेंस नेचर का बोल देते हैं, एक्सपेंस नेचर नहीं है ये। बाय नेचर इट इज ड्राइंग, बाय नेचर इट इज कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल। बात समझ में आ रही है? और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। क्या हो रहा है? ये हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है ड्राइंग करने की वजह से,
है ना। और एसेट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, और एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। दोनों रूल आ गए। तो एंट्री हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने, ये थे हमारे 5000, कितने थे 5000। नरेशन क्या आ जाएगी तुम्हारी, वही बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर 5000, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। अब ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स क्या है, इसमें बिजनेस का मालिक जो है वो पैसे नहीं निकालता, बिजनेस का सामान अपने लिए यूज कर लेता है। तो जब बिजनेस के गुड्स आए थे तो इस पर्पज से आए थे कि बिजनेस में यूज होंगे या बिजनेस उसको बेचेगा, लेकिन वो तो अपने घर लेके चला गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब तुमने गुड्स खरीदे थे तो यू वुड हैव डेबिटेड परचेज, ये बोल के कि मैंने गुड्स परचेज किया बिजनेस के लिए, लेकिन वो सामान तुम अपने घर लेके चले गए। तो यूज बिजनेस के लिए नहीं किया, यूज किसके लिए किया, घर के लिए किया। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा परचेज अकाउंट। कौन सा, परचेज अकाउंट। बताओ परचेज अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि जब ये गुड्स खरीदे गए थे ना तब इसको परचेज अकाउंट पे बोला था हमने, क्योंकि गुड्स जब भी परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में डेबिट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में यूज तो वो घर में हो रहे हैं। तो एक तो हमारा होगा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व, और दूसरा हमारा होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है। परचेज हमारे लिए क्या है, बाय नेचर एक्सपेंस है, और ड्रॉइंग्स हमारा बाय नेचर क्या है, कैपिटल है, डिक्रीज इन कैपिटल है, क्योंकि जब बिजनेस के लिए गुड्स आए होंगे तो बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाया होगा उसने। तो कैपिटल हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात। और परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये परचेज में से शिफ्ट होकर ड्रॉइंग्स में चला गया। परचेज में शिफ्ट हो गया एक्सपेंस, और कहां चला गया, ड्रॉइंग्स में चला गया। तो रूल क्या कहता है कि परचेजेस, यानी एक परचेज जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और यहां पर हमारी क्या हो रही है, कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी, एज पर द रूल क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए, 5000, 5000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज। तो ये थी हमारी शुरू की 12 एंट्रीज, टोटल कितनी बताई मैंने, 25। अब ये शुरू की 12 हमने इस वीडियो में पढ़ ली है, और अगली जो 13 एंट्रीज है वो भी हम आने वाली वीडियोस में इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपको बहुत लेंदी ना लगे और आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब क्लास लोगे अपनी, तो क्लास में तो ऐसा नहीं करते कि एक ही क्लास में चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं, समझ में आने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पार्ट्स में करेंगे इसको, और पार्ट्स में करेंगे तो समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग की 12 एंट्री जो आज की वीडियो में आपने देखी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो उससे पहले कॉमेंट में लिख देना। बात समझ में आ रही है, ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर नीड हो तो बन जाए। बात समझ में आ रही है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो इतनी अगर मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है तो दिस इज माय डिमांड फ्रॉम यू गाइस कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो वैल्यूएबल लग रही हैं, तो लोगों अपने जो नोन वंस हैं जिसको इसकी नीड हो सकती है उनके साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कंटेंट कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो क्वालिटी को और इंप्रोवाइज किया जाएगा, क्योंकि गिव अप का तो कोई सीन है नहीं। कंटेंट को सुधारेंगे, कंटेंट को और अच्छा करेंगे, और इंप्रोवाइज करेंगे, जितना कर सकते हैं वो करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि टाइमली बेस पर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, बाकी यहां पर इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा तुमको, इंस्टाग्राम के हमारे प्रोफाइल में जाके डीएम करो हमें। नोट्स तो चाहिए होंगे ना तुम्हें पढ़ने के लिए, नोट्स तुम्हें एक रीडायरेक्टेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को के थ्रू हमें रिक्वेस्ट सेंड कर देना और तुम ड्राइव पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। वहां पर इसके नोट्स फ्री में है, फ्री में है बिल्कुल। ठीक है, तो जाओ वहां से नोट्स डाउनलोड करो, यहां से समझो, वहां से नोट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो और धूम मचा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एंट्रीज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।